हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके 2 ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ब्लू बॉक्स है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा shows acidic character in aqueous solution while the solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, ये जो HCl और HNO3 है, सबसे पहले आपको कंपाउंड की पहचान अब हो जानी चाहिए कि एसिड है या बेस है। आप HCl के अंदर देखिए, HCl ब्रेक कैसे होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H आयन है और जिस भी कंपाउंड के अंदर H आयन प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड कैसा होता है, एसिडिक होता है। सेम एज इट इज जो HNO3 है, HNO3 ब्रेक कैसे होगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी H आयन प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो चुका है कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, दिस इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हमें बताना है कि ये जो HCl और HNO3 हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जो जलीय विलयन होता है, जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर शो करने का मीन्स क्या है कि ये कंप्लीटली यहाँ पर आयनाइज हो रहे हैं। वाहिल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, जबकि अल्कोहल और जो ग्लूकोज है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे। HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो हमें यही बताना है कि ये कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं जबकि ये कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों है? आइए आंसर पे आते हैं। HCl एंड HNO3 आर मिनरल्स एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? देखिए मिनरल एसिड जो सल्फेट और कार्बोनेट, नाइट्रेट इनसे बनते हैं, तो ये भी क्या है, मिनरल एसिड ही तो है। 2 एसिड मैंने आपको कराए थे, मिनरल एसिड एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, इनमें क्या था, जो एसिड था वो कैसा था, ऑर्गेनिक था। जबकि जो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट और इनसे बन रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो HCl और HNO3 क्या है, ये मिनरल एसिड है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, आपने एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, दैट मीन्स आप वहां पर इन एसिड के अंदर जो है आप क्या मिलाओगे, वाटर मिलाओगे। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, या इन एसिड को आप वाटर में मिलाओगे। जब हमने इन एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया, दे आयनाइज टू प्रोड्यूस H आयन और H3O पॉजिटिव आयन। व्हेन यू dissolve these acid in aqueous solution, these ions get ionized in H positive ion और हाइड्रोनियम आयन। जब आपने HCl और HNO3 को पानी के अंदर डिजोल्व किया तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, H आयन, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। और जो H आयन अगर कोई कंपाउंड हमें H आयन दे रहा है, दैट मीन्स उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है ना उसका नेचर। तो दे शो एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। दीज आयन विच आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पर HCl है, साथ में एक क्यों लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स आपने क्या लिया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। तो जब आपने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बना और साथ में क्लोरीन आयन बना। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, जहां पर भी अभी तक आपने ये वाला सिंबल पढ़ा होगा ना, सिंगल एरो वाला, ये तो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। किसका, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या है, देखिए अगर ये वाला एरो है ना, दैट मीन्स वो रिएक्शन से आप, रिएक्टेंट से आप सीधा प्रोडक्ट पे जा सकते हो, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट पर नहीं आ सकते। जबकि यहाँ पर क्या है, आप HCl को आयनाइज भी कर सकते हो और ये आयंस वापस कंबाइन होकर HCl भी आपको दे सकते हो। मीन्स जहाँ पर ये एरो लगा होता है ये 1 वे रिएक्शन होती है, एक ही तरफ से होती है, और जहाँ पर ये वाला एरो लगा होता है ये 2 वे रिएक्शन होती है, दोनों तरफ से हो जाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, HCl ब्रेक हो गया H3O पॉजिटिव में, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन में और क्लोरीन आयन में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए जो HNO3 का था, HNO3 भी सेम ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है और यहाँ पर भी क्या मिला आपको, हाइड्रोनियम आयन मिला और नाइट्रेट के आयन मिले। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, H आयन तो मिल ही रहा है ना, और जहाँ पर भी H आयन होता है वो क्या बन जाते हैं, एसिडिक। H आयन है एसिडिक, H आयन नहीं है नॉट एसिडिक, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड। अब पहले बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड से। कोवलेंट कंपाउंड से कि क्या होते हैं, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता हो, पार्टनरशिप होती है वहां पर दो एलिमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर क्या हो रहा है भाई, कोवलेंट कंपाउंड बने हैं, और कोवलेंट कंपाउंड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, दे फेल टू गिव H पॉजिटिव आयन। कोवलेंट कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड होता है काफी स्ट्रोंग होता है वो बॉन्ड, तो जब आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया नहीं टूट पाई ये कंपाउंड्स। नहीं टूट पाने का मतलब क्या है कि ये H पॉजिटिव आयन इन्होंने नहीं दिए, और H पॉजिटिव आयन नहीं दिए इसका मतलब इन्होंने एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर H आयन है तो एसिडिक होगा, और अगर H आयन नहीं है तो एसिडिक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में कर लेते हैं अब। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही है कि जो HCl और HNO3 है वो तो अम्लीय अभिलक्षण दिखा रहे हैं, वो तो एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं कर रहे। तो हमें रीजन देना है क्यों। रीजन आपको पता लग गया होगा। HCl और HNO3 क्या है, अकार्बनिक अम्ल हैं। इन्हें जब जल में घोला जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये आयनीकृत हो जाते हैं, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक होकर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन हमें दे देते हैं। इन आयन की उपस्थिति के कारण अपने जलीय विलयन में अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। किस आयन की वजह से, इन आयंस की वजह से। रिएक्शन देख लीजिए, HCl है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, दोनों तरफ से होगी, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है। तो HCl कैसे ब्रेक हुआ, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। HNO3 कैसे ब्रेक हुआ, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दिया है या हाइड्रोनियम आयन दिया है, इसलिए ये क्या हो गए, एसिडिक हो गए। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वे कार्बनिक सहसंयोजी, कोवलेंट जो वर्ड आया था, ये क्या है, कार्बनिक सहसंयोजी यौगिक हैं। इन्हें जब जल में घोला जाता है तो ये H आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट है। ठीक है, वो यहाँ पे साइड में कट गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये H आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, H आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसी कारण से इनकी प्रकृति अम्लीय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? इसने कहा है कि जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि एसिड्स क्या करते हैं, H आयन देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो आप यहीं से एक चीज और सीखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ना आयन जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंडक्ट करना चाहते हो तो वहां पर क्या होना जरूरी है, आयंस होना जरूरी है। जैसे आपने जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा दैट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन डिस्टिल्ड वाटर देयर इज नो आयन प्रेजेंट, या फिर मैं कहूँ इम्प्योरिटीज वहां पर नहीं होती। डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती बिकॉज वहां पर आयंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसने कहा है जो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा, बिकॉज एसिड्स क्या है, आयन में ब्रेक हो जाते हैं, और आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इन aqueous solution an acid ionized to produce ions।
एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अभी एक्वस सॉल्यूशन ऊपर पड़ा है जो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, एसिड आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मीन्स क्या है, एसिड्स आयन में ब्रेक हो जाते हैं, और जब एसिड्स आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी एसिड्स आयनाइज होंगे दैट रिएक्शन इज ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन, हमेशा रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल, मींस टू वे रिएक्शन होगी। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है ये, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो द किंग ऑफ एसिड। तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक हुआ तो कैसे ब्रेक हुआ, देखिए हाइड्रोनियम आयन मिले, आप यहाँ पर H आयन भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन मिले और क्या मिले आपको, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव। जो आयंस है उसी में तो ब्रेक करोगे, ये इनके ऊपर आयंस क्या होते हैं वो आपको पता है पहले से। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए हाइड्रोनियम आयन, और एस ने 2 बार नेगेटिव साइन लगाया, आप 2 बार नेगेटिव साइन लगा दीजिए या फिर 2 माइनस कर दीजिए, सेम बात रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो मेन बात है वो है रिएक्शन बैलेंसिंग की। ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी वो देखिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, तो आपने आगे 2 लगाया हुआ है। अब आप देखोगे कि 2 3 6 हो गए और यहाँ पर 2, आप कहोगे रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप यहाँ पर इसको लेकर ही रिएक्शन बैलेंस करोगे इस तरीके से, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो सिंपली यहाँ पर 2 लगाओगे। ऐसा क्यों हुआ, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ था एक्वस, वो वाटर भी तो है ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो वाटर भी यहाँ पर है। अगर आपको हाइड्रोनियम से कंफ्यूजन होती है तो आप H पॉजिटिव करके कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसने नीचे करके भी दिखाया हुआ है, 2H पॉजिटिव और SO4 2 टाइम नेगेटिव लिखना है वो लिख लीजिए, या फिर आप सिंपली 2 नेगेटिव लिख लीजिए। तो प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस, और ये आयंस कौन से हैं, कैटायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, बेसिक में आपको करा रखा है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, अनायन नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या है, यही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ दीज कैटायन एज वेल एज अनायन, इन अनायन की वजह से भी आयंस होना चाहिए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन होना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब चलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ दीज आयन दैट इज कैटायन एंड अनायन मेक देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयन की वजह से ही क्या हुआ, जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हिंदी में करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। हमें बताना है कि जो अम्ल है ना, जो एसिड है, उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन, विद्युत के चालन का मतलब क्या है कि वो बिजली कैसे कंडक्ट करता है। तो जलीय विलयन में अम्ल आयनीकृत होकर आयन उत्पन्न करता है। इतना तो हमें पता लग गया कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो वो किस में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। तो देखिए H2SO4 है, ये रिएक्शन अभी आपको समझाई थी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, टू वे रिएक्शन है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेंगे। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो नीचे वाले लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लेना, दोनों लिखनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन धन आयन और ऋण आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl। अब देखिए HCl अभी हमने ऊपर बात की थी ना, वो एक्वस था, एक्वस का मीन्स वो डिजोल्व फॉर्म में था, लेकिन अब इसने बोला है ड्राई HCl, शुष्क सूखा हुआ HCl, वाटर नहीं है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। इसने कहा है कि जो ड्राई HCl है ना, वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाता। थोड़ी देर के लिए ड्राई को भूल जाइए, HCl की बात करते हैं। HCl क्या है, एसिड है। एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड लिटमस में। लेकिन ये चेंज तभी करते हैं जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, ओनली इन एक्वस फॉर्म, या मैं कहूँ लिक्विड फॉर्म, ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या है, ड्राई लिटमस है, सॉरी ड्राई HCl है। तो क्या ड्राई HCl लिटमस पेपर को कलर को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज ड्राई, अभी मैंने आपको बोला कि लिटमस पेपर का कलर चेंज करने के लिए एसिड को लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर।
ड्राई HCl नहीं चेंज कर पाएगी लिटमस पेपर का कलर बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन प्रेजेंट इन वाटर इज मस्ट। अभी मैंने आपको बोला लिक्विड फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट कर रहा है लिटमस पेपर का कलर, बिकॉज वहां पर अगर हम लिक्विड फॉर्म की बात करें, एक्वस की बात करें, वहां पे वाटर है और जैसे ही वाटर के अंदर एसिड होता है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है और जब आयंस में ब्रेक होगा तभी तो उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर सामने आएगा। तो बिकॉज फॉर आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट। अगर आप एसिड को आयनाइज करना चाहते हो तो उसके अंदर वाटर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर ड्राई कंडीशन इट विल नॉट प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन एज वेल एज नॉट एंड विल नॉट एक्ट एज एन एसिड। अगर ये ड्राई HCl है, दिस इज नॉट एसिड, दिस इज मेयरली अ गैस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि HCl एसिडिक कैरेक्टर शो करे तो उसको किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। एक लिक्विड और एक्वस फॉर्म में ही वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर सकता है, अदरवाइज वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं कर सकता, नाइदर बेसिक नोर एसिडिक। नेक्स्ट हिंदी में करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। जो शुष्क है, दोनों ही शुष्क है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक गैस भी शुष्क है, वहां पे भी वाटर नहीं है और लिटमस पेपर भी शुष्क है। इनकेस दोनों में से एक में भी होता ना तो काम हो जाता। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। अगर जलीय माध्यम नहीं है, जल नहीं है, वाटर नहीं है तो आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते। शुष्क परिस्थितियों में यह H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करेगी। अगर सूखा हुआ है HCl तो ये आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता और एक अम्ल के रूप में कार्य भी नहीं कर सकता। जब आयन ही नहीं है तो हम एसिड थोड़े ना बोल सकते हैं उसको, जब तक H आयन नहीं होंगे हम उसको एसिड नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्यों नहीं बदला उसने कलर, क्योंकि ये कैसा था, शुष्क था, लिटमस पेपर भी शुष्क था, शुष्क के अंदर HCl ब्रेक नहीं हुआ, ना ब्रेक हुआ, ना एसिडिक कैरेक्टर शो हुआ और ना ही लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाहिल डिल्यूटिंग एन एसिड। पहले इस डिल्यूटिंग का मीन से समझ लीजिए। डिल्यूट का मतलब क्या है, लेट अस सपोज ये क्या है, एसिड है, ठीक है, और एसिड में एसिड दो तरीके के होते हैं। मैं कह रही हूँ ये डिल्यूट एसिड है और ये जो एसिड है ये कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड। ये तो तनु है और ये सांद्र है। इनका मतलब क्या है, मैंने वैसे तो पहले भी बता रखा है। देखिए डिल्यूट एसिड ना कम इफेक्टिव होता है, डिल्यूट एसिड कम इफेक्टिव है, मीन्स इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड बहुत स्ट्रोंग होता है। इसके अंदर एसिड ज्यादा होता है और वाटर बहुत ही कम होता है। यहाँ पर एसिड कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। अगर ये बाई चांस हमारे हाथ पे थोड़ा सा कहीं गिर गया तो थोड़े मतलब हमें हल्की फुल्की जलन होगी, किसकी बात करें, डिल्यूट की। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एसिड की एक ड्रॉप हमारे हाथ पे गिर गई, ये हमारा हाथ यहाँ से पूरा जला सकती है। ठीक है ना, तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जबकि डिल्यूट एसिड उतना इफेक्टिव नहीं होता है। एसिड देखिए इफेक्ट तो होगा लेकिन एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड कम होता है। तो इसने कहा है व्हाई डिल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। इसने कहा है जब आप एसिड को डिल्यूट कर रहे हो ना, एसिड को डिल्यूट करने का मतलब कि आप एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हो, तो इट इज रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया जाता है, ये आपको जो एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। देखिए ये एसिड है और ये वाटर है। इसने कहा है कि जब आप डिल्यूट कर रहे हो ना तो एसिड को वाटर में मिलाएं, एसिड को वाटर में मिलाएं, वाटर को एसिड में ना मिलाएं। समझ में आया, एसिड को किस में मिलाना है, वाटर में, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना, देखिए एसिड को वाटर में आप मिला रहे हो, जब हम लिक्विड में लिक्विड मिला रहे होते हैं ना तो कुछ ड्रॉप्स बाहर भी आ जाती हैं, कुछ ड्रॉप्स जैसे इस बीकर में आप डाल रहे हो तो कुछ ड्रॉप्स हो सकता है भाई एक्सीडेंटली बाहर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, क्या हमें ज्यादा नुकसान होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप एसिड में वाटर मिला रहे हो यहाँ से, तो आपने जैसे ये एसिड भरा हुआ है ये बीकर, आपने इसके अंदर 2 ड्रॉप डाली, एक्सीडेंटली अगर एक ड्रॉप यहाँ पे आपका हाथ है, आपके हाथ पे गिर गई तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, वहां से पूरा बर्न हो जाएगा, आपको नुकसान, आपका हाथ बहुत ज्यादा जल जाएगा।
तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि एसिड में आपको क्या मिलाना चाहिए, वाटर, ना कि वाटर को एसिड में। यही हमारा क्वेश्चन है कि while diluting an acid it is recommended that acid should be added to water and not water to the acid, कि एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना चाहिए जबकि वाटर के अंदर एसिड मिलाना चाहिए। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग एन एसिड इन वाटर, एसिड को वाटर में मिलाने की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर डिल्यूशन, डिल्यूशन का आपको पता लग गया होगा, हम एसिड और वाटर को मिला रहे हैं। When we add acid drop wise to water in a beaker, then the amount of heat produced will be less. जब आप एग्जाम्पल से देखिए, जब आप एसिड को वाटर में डिसोल्व कर रहे हो तो आप अगर इस बीकर को पकड़ के देखोगे ना, ये बीकर भी आपको बाहर से गर्म लगने लगेगा क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बीकर गर्म होएगा तो ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं होने वाला। लेकिन बाय चांस आपने वाटर में एसिड मिला दिया, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जैसे ही आपने इस एसिड के अंदर वाटर मिलाया, ये बीकर हो सकता है फट जाए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी, और जब हीट ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वो बीकर से पानी एसिड गिर जाएगा, और एसिड गिर के आपकी स्किन पे कहीं टच हो गया तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, वहां से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो when we add acid drop wise to water in a beaker, then the amount of heat produced will be less. जब आप एसिड को वाटर में मिला रहे हैं तो हीट जो है ना वो कम है। बट इफ वी एड वाटर टू एन एसिड इन अ बेकर, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी वेरी लार्ज। लेकिन अगर आपने जो एसिड वाला बीकर है, एसिड में आपने वाटर मिलाना शुरू कर दिया तो हीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी, एंड इट कैन कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। स्प्लैश आउट का मीन्स वही है कि जो एसिड है वो बाहर भी आ सकता है, और कॉज बर्न, जलन भी आपको पैदा होगी क्योंकि आपकी स्किन पे कहीं भी टच हो गया वहां से आपकी स्किन पूरी जल जाएगी। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक लीडिंग टू एन एक्सीडेंट, और ये मैंने आपको बोला ही था कि वो जो कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए जबकि जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। आपको पता लग गया है क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो किसी अम्ल की जलीय विलयन में क्रिया अत्यधिक ऊष्मा उन्मोची या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर आप एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तनुकरण के लिए हम जब बीकर में रखे जल में अम्ल डालते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। मीन्स जब आप वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हो तो ऊष्मा जो हीट है ना वो कम आ रही है, लेकिन यदि किसी बीकर में रखे अम्ल में हम जल डालें तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होगी। अगर आपने एसिड में वाटर डाल दिया तो क्या होगी, हीट बहुत ज्यादा होगी। इस कारण से जल तथा अम्ल के मिश्रण बाहर छलक सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, और हाथ जल सकता है। कांच का पात्र या बीकर टूट भी सकता है जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। दुर्घटना मीन्स वही, आपका हाथ जल सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। एसिड्स बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल भी होते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब आप डिल्यूट कर रहे हो तो वाटर के अंदर एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर वाटर को मिलाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पता लग गया होगा हाइड्रोनियम आयन क्या है, कि हाइड्रोजन आयन और वाटर मिला के क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड। इसने कहा है कि जो हाइड्रोनियम आयन है ना वो कैसे अफेक्ट होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप एसिड को डिल्यूट कर रहे हो। और एसिड का डिल्यूशन हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि एसिड के अंदर वाटर के अंदर एसिड को मिलाना क्या कहलाता है, डिल्यूशन कहलाता है।
तो व्हेन वी ऐड वाटर टू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम वाटर और एसिड्स को मिला रहे होते हैं, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या फिर हाइड्रोनियन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, एच हमने पढ़ रखा है कि एच आयन जितने ज्यादा होंगे एसिड उतना ही स्ट्रोंग होगा। जब आप एसिड के अंदर वाटर मिला रहे हैं, वाटर के अंदर एसिड मिला रहे हो, तो क्या हो रहा है, एसिड का इफेक्ट कम हो रहा है, एसिड डिल्यूट हो रहा है, दैट मीन्स एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। जब आप वाटर के अंदर एसिड को मिला रहे होते, या मैं कहूँ एसिड वाटर को हम मिला रहे हैं, तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन एंड द एसिड इज कॉल्ड डिल्यूट एसिड। इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को, एसिड और वाटर को जो एसिड और वाटर को जो मिक्स करना है, वाटर के अंदर एसिड डालने की प्रोसेस को डिल्यूशन बोलते हैं, और जो उस रिजल्ट से हमें एसिड मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिल्यूट एसिड, उसे हम क्या बोलेंगे, डिल्यूट एसिड। नेक्स्ट हमारा हिंदी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, तो हमें सांद्रता बतानी है कि उसकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब किसी अम्ल के विलयन में जल डाला जाता है, तो इसकी प्रति इकाई आयतन से हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आती है। कमी क्यों आती है, क्योंकि एसिड पहले स्ट्रोंग था, आपने वाटर मिलाया, तो एसिड का इफेक्ट कम होगा। एसिड का इफेक्ट कम होना मीन्स उसकी सांद्रता कम होना, तो सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, और इससे जो हमें एसिड मिला वो होगा हमारा तनुकृत अम्ल। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। अब इसने कहा है कि जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक्सेस बेस को डिसॉल्व कर दिया, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, बेस के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन ही होते हैं, एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब आपने बेस के अंदर मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक्सेस बेस मिला दिया, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, व्हेन वी ऐड एक्सिस बेस टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक्सिस बेस ऐड कर देते हैं, मीन्स हम OH आयन ऐड कर रहे हैं, इट विल रिजल्ट the concentration of OH ion per unit volume and the solution will become more concentrated। क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए आप एक्स्ट्रा OH आयन डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होगा ना और ज्यादा। जैसे एसिड की कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, वैसे ही हम बेस की कंसंट्रेशन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए अगर एसिड है, एसिड के अंदर आप और OH और H आयन डालोगे, एसिड के अंदर जितने ज्यादा H आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे ही बेस के अंदर जितने OH आयन वो उतना ही कंसंट्रेटेड। एसिड है, एसिड के अंदर H आयन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही बेस के अंदर जितने ज्यादा OH आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, H आयन बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, OH आयन बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेस के अंदर और OH आयन डाल रहे हैं। तो बेस के अंदर और OH डालने का मतलब क्या है, हम इस बेस को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा कंसंट्रेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हेन वी ऐड एक्सिस बेस टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक्सिस बेस डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, ज्यादा सांद्र हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जितने ज्यादा OH आयन बढ़ेंगे सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने ज्यादा H आयन बढ़ेंगे एसिड उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर OH बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, H बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर आधिक्य क्षारक आपने और बेस मिला दिया,
तो क्या हो जाएगा, OH आयन की सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, मतलब और आपने OH आयन मिला दिए, तो OH आयन की प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की बढ़ोतरी होती है और विलयन क्या हो जाता है, अधिक प्रबल और सांद्रित हो जाता है। जैसे ही OH आयन बढ़ेंगे तो विलयन और अधिक प्रबल हो जाएगा और अधिक कंसंट्रेटेड हो जाएगा और अधिक सांद्र हो जाएगा। ठीक है, तो H आयन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा। OH आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है थर्ड ब्लू बॉक्स अपना कर लिया है। आपको ये अच्छे से रीड भी करना है और उसके बाद लर्न करके राइट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।